नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिस पर ज़्यादा खुलकर बात नहीं होती, स्वप्न दोष। इसे वेट ड्रीम्स भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो स्वप्न दोष कारण उपचार और वैश्विक विशेषज्ञ 2025 रिपोर्ट से है। ये जुलाई 2025 तक की अपडेटेड जानकारी है। तो आज हम समझेंगे कि ये आखिर है क्या, क्यों होता है, कितना कॉमन है। और सबसे ज़रूरी, अगर ये किसी के लिए परेशानी बन रहा है तो 2025 में इसके मैनेजमेंट के क्या तरीके हैं। एक मई 2025 की रिसर्च गेट स्टडी भी है जो इसे नींद के दौरान ब्रेन एक्टिविटी से जोड़ती है। काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, पर सबसे पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है कि ये कोई बीमारी या मतलब कमज़ोरी नहीं है, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक नेचुरल शारीरिक प्रक्रिया है। आंकड़े देखें तो करीब 50 से 70% टीनेजर्स और लगभग 30% अडल्ट इसे एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, 50-70% टीनेजर्स में, ये तो काफ़ी हाई है। हाँ, ये काफी कॉमन है। तकनीकी तौर पर देखें तो ये नींद में मतलब बिना इच्छा के वीर्यस्खलन है। अक्सर हार्मोनल चेंजेस या कभी-कभी कामुक सपनों से जुड़ा होता है। और वो ब्रेन वाली बात, रेम स्लीप का कुछ कह रहे थे आप? हाँ, जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये इशारा करती है कि शायद रेम नींद के दौरान ब्रेन कुछ सिग्नल्स को मिस इंटरप्रेट कर लेता है। WHO और मेयो क्लिनिक जैसी संस्थाएं भी इसे नॉर्मल ही मानती हैं। ओके, पर अगर ये बहुत ज़्यादा होने लगे, मतलब किसी को चिंता होने लगे तब, क्या इसे मैनेज करने से वाकई कोई फ़ायदा होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। स्टडीज दिखाती हैं कि जिन लोगों ने इसे मैनेज करने के तरीके अपनाए, उनमें से करीब 80% ने कहा कि उनकी चिंता कम हुई। 80%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और सिर्फ चिंता ही नहीं, 75% लोगों ने कहा कि उनकी नींद बेहतर हुई, थकान कम महसूस हुई। आत्मविश्वास में भी करीब 90% तक इम्प्रूवमेंट देखा गया है। वाह! और ये हार्मोन्स पर भी असर डालता है? जी। हार्मोनल बैलेंस बेहतर होने से इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार होता है, उसमें 60% तक कमी आ सकती है। और ये फर्टिलिटी हेल्थ के लिए भी एक तरह से 70% तक सपोर्टिव हो सकता है। ठीक है। तो अगर कोई इसे कंट्रोल करना चाहे तो क्या तरीके हैं आजकल? सिर्फ दवाइयाँ ही हैं? नहीं नहीं, दवाइयों के अलावा बहुत कुछ है। सबसे पहले तो योग और कीगल एक्सरसाइज। कीगल, वो पेल्विक फ्लोर मसल्स वाली? हाँ, बिल्कुल वही। वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और इससे लगभग 70% तक कमी देखी गई है। आजकल तो इसके लिए टेली ऐप्स भी आ गए हैं। अच्छा। और नेचुरल तरीकों में जड़ी बूटियां वगैरह? हाँ, हर्बल उपचार भी हैं, जैसे अश्वगंधा काफ़ी पॉपुलर है। वो स्ट्रेस कम करती है और हार्मोनल बैलेंस में मदद करती है। इससे करीब 60% तक सुधार देखा गया है। और खाने पीने का, डाइट का कोई रोल है? बिल्कुल है, डाइट एडजस्टमेंट से भी फर्क पड़ता है। जैसे जिंक रिच फूड खाना, कैफीन कम करना, इससे भी लगभग 50% तक कंट्रोल में मदद मिल सकती है। ये तो हुए शारीरिक और नेचुरल उपाय। क्या दिमाग का, मतलब मेंटल हेल्थ का भी कोई कनेक्शन है? आपने चिंता की बात की थी। हाँ, बहुत गहरा कनेक्शन है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। इसीलिए साइकोथेरेपी, खासकर CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी वो कैसे काम करती है इसमें? वो बेसिकली नेगेटिव सोचने के पैटर्न और तनाव को मैनेज करने में मदद करती है। इससे 80% तक साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और आजकल तो वर्चुअल सेशंस बहुत कॉमन हो गए हैं, तो एक्सेसिबल भी है। और अगर किसी का मामला ज्यादा सीरियस हो? तब दवाइयों की जरूरत पड़ती है। हाँ, कुछ गंभीर मामलों में डॉक्टर की सलाह पर दवाइयां जैसे इमिप्रामीन हार्मोनल कंट्रोल में 90% तक इफेक्टिव हो सकती हैं। पर ये मतलब आखिरी ऑप्शन होना चाहिए और डॉक्टर से पूछकर ही लेना चाहिए। सही बात है। सबसे जरूरी तो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। नींद का रूटीन ठीक रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये चीजें 75% तक रोकथाम में मदद कर सकती हैं। तो कोई डॉक्टर के पास कब जाए, मतलब हफ्ते में कितनी बार होना नॉर्मल से ज्यादा माना जाएगा? अगर ये हफ्ते में मान लीजिए 3 से 5 बार से ज्यादा हो रहा है, या इसकी वजह से लगातार चिंता, थकान हो रही है, या डेली लाइफ पे असर पड़ रहा है, तो फिर डॉक्टर या स्पेशलिस्ट से मिलना अच्छा रहता है। WHO की 2025 गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिहाज से जल्दी सलाह लेनी चाहिए। और आजकल स्पेशलिस्ट ढूंढना कितना मुश्किल या आसान है? टेली हेल्थ वगैरह का कितना चलन है? अब तो काफी आसान हो गया है। साइकोलॉजी टुडे जैसी इंटरनेशनल डायरेक्टरीज हैं, भारत में लाइब्रेट जैसे प्लेटफॉर्म पॉपुलर हैं, और टेली हेल्थ तो बहुत तेजी से बढ़ा है। करीब 40% ग्रोथ देखी गई है। टॉक स्पेस, बेटर हेल्थ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ,
जैसे भारत में डॉक्टर राजीवानंद हैं, अमेरिका में डॉक्टर एमिली कार्टर, ये कुछ जाने माने नाम हैं। सेशन की फीस अलग अलग हो सकती है, करीब $50 से $250 तक। ओके, एक आखिरी सवाल, इससे जुड़े कुछ मिथक भी तो हैं, जैसे लोग सोचते हैं ये कमजोरी की निशानी है या इससे इनफर्टिलिटी होती है। हाँ, ये बहुत कॉमन मिथक हैं, पर जैसा हमने पहले बात की 50-70% पुरुषों में ये होता है, तो ये कमजोरी तो बिल्कुल नहीं है। और जब तक ये बहुत ज्यादा ना हो, इससे फर्टिलिटी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। और ये लाइलाज भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक और बड़ा मिथक है। सच तो ये है कि लगभग 90% केसेस को लाइफस्टाइल चेंजेस और सही ट्रीटमेंट से पूरी तरह मैनेज किया जा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो स्वप्न दोष एक आम और ज्यादातर मामलों में हानि रहित शारीरिक प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन अगर ये चिंता या परेशानी का कारण बन जाए तो 2025 में हमारे पास योग, हर्बल उपाय, जीवन शैली में बदलाव, सीबीटी और जरूरत पड़ने पर दवाइयों जैसे कई असरदार और आसानी से उपलब्ध इलाज हैं। और इनकी सक्सेस रेट भी काफी अच्छी है, 90% तक। बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात, जैसे जैसे ये टेली हेल्थ और डिजिटल हेल्थ ट्रैकिंग बढ़ रही है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भविष्य में स्वप्न दोष जैसी पर्सनल हेल्थ कंडीशंस को कैसे समझा और मैनेज किया जाएगा। क्या ये सारा डेटा हमें बेहतर सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ ले जाएगा या फिर इसके ओवर मेडिकलाइजेशन का, मतलब जरूरत से ज्यादा इलाज का खतरा बढ़ेगा? ये एक सवाल है सोचने के लिए।